आपका जुनून बैच में बहुत बहुत वेलकम है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर्स कंप्लीट किया। वो 5 लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े, जिसमें हमारा पिछला वाला जो टॉपिक था लेक्चर नंबर 5, वो आप ज़रूर देखिएगा। वो नीट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नीट में क्या होता है कि ग्राफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वो पढ़ने के बाद आप नीट का क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपसे बन रहे कि नहीं बन रहे। आप बना के देखिए, उम्मीद है ज़रूर बनेगा। ये फिजिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल मोशन, फिजिक्स में या यूँ बोलिए मैकेनिक्स में, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक माना जाता है, जिसमें ये प्रॉब्लम देखा गया है बहुत सारे बच्चों में। ये टॉपिक उनको टफ लगता है और छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा भूल कभी मत कीजिए, क्योंकि अगर रैंक लाना है तो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। देखिए, सक्सेस, आपको पता है कि सक्सेस बहुत आसान नहीं है, या डॉक्टर बनना बहुत आसान नहीं है, लेकिन आप अगर दिल और मन लगा कर पढ़ाई करें तो सक्सेस मिलेगा। आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो बैठते हैं नीट के एग्ज़ाम में, सभी का हालत कमोबेश एक ही होता है, लेकिन जिनके अंदर विल पावर अच्छी होती है, जिनके अंदर डॉक्टर बनने की जुनून होती है, वो लोग ज़रूर कामयाब होते हैं। देखिए, मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम था 11th-12th में। मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि पसंद नहीं थी या मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, वो आता नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केमिस्ट्री छोड़ दूँगा। मैं केमिस्ट्री में पढ़ा और अच्छा किया, उस पर मार्क्स काफ़ी अच्छा लाया। ठीक है, नापसंद अलग चीज़ है, और सक्सेस के लिए जो चीज़ नापसंद है उसको भी करना पड़ता है। सक्सेस बहुत आसानी से नहीं मिलती है, और जो आसानी से मिलती है वो सक्सेस नहीं है। आपको सक्सेस पाने के लिए जुनून लाना होगा। इसीलिए हम लोगों ने अपने इस बैच का नाम ही रखा जुनून बैच। ठीक है, तो अब देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ी सी टफ लगती है बच्चों को। जब बहुत टफ लगती है तो उन चीज़ों को क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पढ़ेंगे तो रैंक नहीं आएगा। हम लोग को कम से कम फिजिक्स में 35 क्वेश्चन प्लस करने होंगे, तभी जाके आप रैंक का उम्मीद करेंगे। तो आप अगर टॉपिक छोड़ के जाएंगे तो ये उम्मीद कभी मत कीजिए कि आपका रैंक आएगा। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। नीट का पैटर्न आप समझिए। नीट का पैटर्न आप देखिए, पिछले कुछ सालों में आप क्वेश्चंस को देखिए। पिछले कुछ सालों में आपने जो भी क्वेश्चन देखा होगा, तो आईआईटीज़ की तरफ बहुत क्रिटिकल नहीं होता है। नीट में क्या इम्पॉर्टेंट है कि नीट में आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कि फॉर्मूला वाइज है या थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको समझने के लिए, जितने अच्छा नंबर पाने के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी को कवर करना होगा। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, टफ लगे, कुछ भी लगे, एनी हाउ आपको किसी भी तरह उसको कवर करना होगा और प्रॉब्लम बनाना होगा। इसके लिए आप मेरे जब काइनेमेटिक्स को सिर्फ आप एग्जांपल लीजिए, मेरे लास्ट 5 लेक्चर्स को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो टॉपिक पढ़ाया, आप उस टॉपिक को पढ़िए और नीट और एम्स का क्वेश्चन बनाइए। तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, उम्मीद है। देखिए, बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट नीट में बैठते हैं, और आपका पर्सनल भी एक्सपीरियंस होगा कि आपसे कोई बंदा कम जानता है, वो भी नीट क्रैक कर लेता है, और आप हो सकता है नहीं कर पाए किसी रीज़न से। तो देखिए, आपका इंटेलिजेंसी अलग है और एग्ज़ाम को क्रैक करना अलग है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स एक ही चीज़ पढ़ाते हैं, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है कि आप एक चीज़ समझिए कि दुनिया का जितना भी एग्ज़ाम है, टफ़ से टफ़ एग्ज़ाम लीजिए, जैसे इंडिया में यूपीएससी होता है, बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है, लेकिन उसको तो बच्चे पास करते हैं ना। तो सारे तो नहीं करते हैं। कौन करते हैं? पास वो करते हैं जो इसको स्मार्टली पढ़ते हैं। दुनिया का हर एग्ज़ाम का एक अपना पैटर्न होता है, उस पैटर्न को पकड़ना पड़ता है।
उस पैटर्न में आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। और कोई उसमें टॉपिक टफ भी होगा, कोई इजी भी होगा, किसी को छोड़ना नहीं है। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता उसको भी छोड़ना नहीं है। देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हमने पहले ही बताया कि सक्सेस बहुत आसान नहीं होता है, और जो आसानी से मिलता है वो सक्सेस भी नहीं होता, और वैसे चीज़ों में मज़ा भी नहीं है जो बहुत आसानी से मिले। तो डॉक्टर बनना एक अपने आप में प्राउड की बात है। आप आगे जाकर सोसाइटी को बहुत अच्छा सर्व करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक डिग्निफाइड जॉब है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपके अंदर विल पावर होना चाहिए। अगर आपके अंदर विल पावर होगा तो आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए जैसे रिलेटिव वेलोसिटी आपको शायद टफ़ लगता होगा, कोई बात नहीं है, बहुत लोगों को आसान भी लगता है, सबको टफ़ नहीं लगता है। तो जो चीज़ टफ़ लगता है ना उसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलिए। जैसे इसमें मैंने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये 4 तरह के क्वेश्चन मैंने देखे, मैं लास्ट 33 ईयर्स का क्वेश्चन देखा, तो उसमें मैं पाया कि रिलेटिव वेलोसिटी से ये 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर ये हम 4 तरह क्वेश्चन बनाना सीख लें तो उम्मीद है कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन बना पाएंगे। हो सकता है कि रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप ना हो, मे बी डेवलप ना हो, ये पढ़ते पढ़ते डेवलप हो जाएगा, लेकिन डेवलप ना हो। लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। इसलिए नहीं छोड़ना है कि आपको क्वेश्चन करना ही है, नहीं करेंगे तो आपका रैंक नहीं आएगा। तो क्वेश्चन करने के लिए ये 4 तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको आपको देखना होगा, बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। इसीलिए मैं देखिए 3 घंटे में यहाँ पे, ये मजाक वाली बात नहीं है, आप देखिए लेक्चर 6 ये हमारा लास्ट लेक्चर हो, और मेरी जितनी वीडियोस हैं वो सब 30 मिनट्स की है, ये अप्रोक्स 30 मिनट्स है, कोई 35 है, कोई 27 मिनट्स है, ऐसे करके अप्रोक्स है। तो आप 6 लेक्चर का मतलब हो रहा है 3 घंटा। 3 घंटा में आपको काइनेमेटिक्स कंप्लीट करके दे रहा हूँ, और 6 घंटा में जो जो टॉपिक आपको पढ़ाया वो आप बना के देखिए। उम्मीद है आपको वो सब टॉपिक पर क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, ये पहला टॉपिक है जो मैंने इसको डिवाइड किया। इसमें क्या किया, 2 डिफरेंट बॉडीज़ है जो सेम डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है या ऑपोजिट में आ रहा है। तो उसको अगर हम लोग सीखते हैं तो पुलिस और थिप, मतलब पुलिस और चोर का जो न्यूमेरिकल्स होता है वो आप बना सकते हैं। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बना के आपको दिखाऊंगा। जैसे एम्स 2016 का क्वेश्चन आपको पहले ही बनाया था काइनेमेटिक्स के अंदर। पहले जो लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था वर्टिकल मोशन, वहाँ बताया था, और वहाँ भी शॉर्टकट बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी से बना सकते हैं। फिर हम लोग बना कर देखते हैं। वो ऐसे में 2-3 क्वेश्चन आपको दिखाऊँगा कैसे इसका हम लोग इस्तेमाल करके नीट के क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर मोशन इन अ मूविंग फ्रेम है, ये क्या होता है बताऊंगा। फिर इसके नीचे इसका एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। फिर रेन और मैन, बोट रिवर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोट और रिवर का बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आता है, कोई इशू नहीं है, हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम में जो ज़रूरत है वो हम बना लेंगे। बोट रिवर का जब आप क्वेश्चन बनाने जाइएगा तो ये इंश्योर कीजिएगा एससी वर्मा में 2 क्वेश्चन हैं। हम लोग नीट के लिए एससी वर्मा ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, और भी उतना वो अच्छा लेवल का बुक है, उससे थोड़ा सा अगर हम लोग जैसा क्वेश्चन आता वैसे ही पढ़े, पूरा एससी वर्मा लगाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बोट रिवर का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, शायद मेरे ख्याल से 16-17 में मैं कराऊंगा, आप देख लीजिए नंबर। वो 2 क्वेश्चन को श्योर कीजिए कि आप बना सकते हैं। ये सीखने के बाद मैं अपने एग्जाम्पल में बनाऊंगा, वो सीखने के बाद 2 क्वेश्चन को श्योर कीजिए कि वो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो अगर बन रहा है तो बोट रिवर क्वेश्चन में आप श्योर हो जाइए कि आपसे एग्ज़ाम में बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर है काइनेमेटिक्स का। इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 7 में प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते रहिए आप लोग इसको। हम लोग अब टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल आपका एम्स 2016 का है, ये मैं बताऊंगा अभी। इसका थ्योरी ये अगर हम लोग सीख लेते तो ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है, तो आपको समझ में आएगा कि जब आप एक थ्योरी को एक प्रॉब्लम से, एक आप कॉन्सेप्ट सीखा उसका एक प्रॉब्लम से अगर आप उसको रिलेट करते हैं तो आपका समझ बढ़ता है और क्वेश्चन बनाने में इजी होता है। बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़े, अगर बहुत ज़्यादा अगर पढ़े
तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से ही हम लोग को सारा कुछ समझ में आएगा। जैसा क्वेश्चन आता है वैसा थ्योरी पढ़ना चाहिए। हर एग्ज़ाम का एक ये पैटर्न होता है। अब देखिए ये 2 डिफरेंट बॉडीज़ का क्या है चक्कर। तो अगर सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट ए है और बी है, ठीक है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का मैंने क्या किया, ज़्यादा कुछ टाइम लिया नहीं, क्योंकि ये नीट की आप तैयारी कर रहे तो हम लोग को पता है कि ये आपको फॉर्मूला पता होगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी। वी ए बी का मतलब वी ए माइनस वी बी, इतना समझ के हम लोग आगे क्वेश्चंस बना सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ए और बी, तो यहाँ पर देखिए इसकी स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में है, और इस ब्लॉक की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, इसी डायरेक्शन में है। और दोनों बोल रहा है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है 30 मीटर। तो यहाँ पे आप देखिए कि दोनों एक दूसरे से, क्वेश्चन में आएगा कि दोनों एक दूसरे से कब मिलेगा। वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, ये वर्टिकल मोशन में इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, दोनों कब मिलेगा। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो आपको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, माइनस होता है, और दोनों एक ही अपोजिट होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या करेंगे, वी ए हम लोग इसका टाइम ऑफ मीटिंग निकालेंगे। टाइम ऑफ मीटिंग का मतलब यहाँ पे जाके, कहीं पर जाके तो मीट करेगा ना, ए और बी कहीं जाके तो मीट करेगा, तो वो टाइम क्या होगा, दोनों इसी एक ही लाइन में चल रहा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसकी स्पीड बढ़ाया तो नहीं तो कभी एक साथ वो मीट नहीं कर सकता है, तो ये कभी ना कभी मीट करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रिलेटिव स्पीड से निकाल सकते हैं। इसको बोल दीजिए, ये इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक ही फार्मूला आपके पास है, एस इक्वल टू वी टी। जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप देखिएगा, जब भी आपका एक्सेलरेशन नहीं होगा तो एक ही फार्मूला आपके पास होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ए बी, इसको ए बी। इसका ए बी का मतलब हुआ, देखिए मैं रिलेटिव वेलोसिटी काफ़ी डिटेल में नहीं गया। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक बॉडी का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ये सब फाइंड करेंगे दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ये ज़्यादा डेफिनेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, सीधा प्रॉब्लम बता रहा हूँ, क्योंकि इतना आप नीट का प्रिपरेशन करें तो आपको आता होगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है मोशन विथ सम अदर ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर। और जब भी कोई अगर ऑब्जर्वर लेते हैं तो उसको हम लोग ऑलवेज रेस्ट में मानते हैं। ये सब थ्योरी देखो, इसमें अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर लेक्चर डालना शुरू कर दें तो वो खुद ही ½ एन आवर का हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें लगेगी यहाँ पे हम लोग सीखते चलेंगे। क्वेश्चंस के अंदर आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, क्वेश्चंस के अंदर सारा कुछ सीखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वी ए बी, वी ए बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b, velocity of a with respect to b। ठीक है, वी ए बी का मतलब मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, वी ए बी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अभी बहुत लंबा लेक्चर करे कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जो भी पहले नीट की तैयारी की होगी तो उसमें इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई मैटर नहीं है। हम लोग वक्त क्वेश्चंस के साथ साथ रिलेटिव वेलोसिटी में क्या सीखना है वो सीख लेंगे, जरूरी वो है। पैटर्न जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको हम लोग सीखें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि ए और बी दोनों कब मिलेगा वो पूछा जा रहा है। तो इसको एस ए बी का मतलब हुआ कि ये रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और वी ए बी का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। तो टाइम निकल जाएगा, सिंपली एस बाई वी लिखिए। एस ए बी का मतलब हुआ 30, और वी क्या है यहाँ पर, ए बी। यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब दोनों में माइनस होगा, सेम डायरेक्शन होगा दोनों में माइनस होगा, ठीक है। हम किसी एक डायरेक्शन को प्लस पकड़ लें इस तरफ से, तो 10 - 5 बचेगा, तो 6 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत आसानी से होगा। रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत अंदर जाके हम उसको खोजने की कोशिश नहीं करें, जस्ट चीज़ों को सीखें और सीधा अप्लाई करें, ठीक है।
देखिए इसी में मैं दूसरा चीज़, अगर ये उल्टे रिलेशन डायरेक्शन में है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है और इधर ये आ रहा 5 मीटर पर सेकेंड से, इसके बीच की दूरी 30 मीटर है। तो अब अगर आपसे पूछे कि टाइम कितना लगेगा दोनों को एक दूसरे को कैच करने में, मान लिया कहीं यहाँ पे आके मिला, एक दूसरे को कैच करने में टाइम कितना लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो ये अलग ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे को कैच करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर फिर हम लोग वैसे ही करते हैं, टाइम निकालते हैं, s बाई दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, 10 + 5 15, ये हो जाएगा 2 सेकेंड। तो आपने देखा कि दो अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग माइनस करते हैं, अगर उल्टे डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। वो आप सिंपली ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा या देखा होगा, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वेलोसिटी दोनों की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बढ़ जाती है, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी ऐड हो गई। अगर वो दोनों एक दूसरे को क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में जाता है तो उसमें हम लोग माइनस करते हैं, इसलिए वहाँ पे इसलिए हम लोग देखते हैं वेलोसिटी कम दिखती है। कभी कभी दो ट्रेन एक साथ चलेगी तो एक ट्रेन में बैठा हुआ आदमी दूसरे ट्रेन को क्या दिखेगा, रेस्ट में है। तो ये सब ऑब्जर्वर का खेल है और बहुत अंदर इसमें पढ़ाई करके बहुत कुछ कन्फ्यूजन आता है। तो सीधा हम लोग क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या थ्योरी पढ़नी वो देखते हैं। ये दोनों जो आपने पढ़ा, ये क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, साथ में आपका इस तरह का पुलिस चोर का भी क्वेश्चन बन जाएगा। पहले इस न्यूमेरिकल को देखते हैं हम लोग बनाकर, क्या है देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है, एक बिल्डिंग दी हुई है जिसकी हाइट है 100 मीटर, और एक बॉल को देखिए एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप किया जा रहा है मतलब यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होगी, टॉप में इसकी स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकेंड, ड्रॉप किया जा रहा है। और दूसरा एक बॉल है जो अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, जो 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो बोला कि दोनों बॉल का मिलने का वक्त क्या होगा। तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 देखिए, उसमें मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया है। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का यूज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों बॉल का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो इसका एक्सेलरेशन को इग्नोर करते हैं, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, वहाँ लेक्चर नंबर 3 में जाके देखिएगा तो वहाँ पे इसको सॉल्व किया है मैंने दूसरे तरीक़ा से। वहाँ भी रिलेटिव वेलोसिटी दिखाया था मैं। यहाँ पे देखिए, अभी जो थ्योरी पढ़ा स्ट्रेट लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको वर्टिकल में सेम काम करेंगे। यहाँ भी वही एक लाइन में हम लोग आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ भी s/v बोलेंगे तो s कितना है, 100 मीटर है, और v कितना, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, मतलब ऐड होगा 0 + 40 तो 40 मिलेगा। तो आंसर देखिए कितना आएगा, 2.5 सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इसी तरह मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी तरह का मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट है 55 मीटर। अब एक बॉल ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, 0 मीटर पर सेकेंड से। इस क्वेश्चन में बोला है कि 9 मीटर पर सेकेंड से ड्रॉप किया जा रहा है, और उसी समय ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका जा रहा है। तो बोले कितनी देर बाद मिल जाएगा। तो जब एक पैटर्न आपने पकड़ लिया तो ये सब क्वेश्चन बनाना ईजी हो जाएगा। यहाँ भी क्या कीजिए, टाइम निकालिए, s/v। s मतलब रिलेटिव डिस्टेंस, दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस, a का रिस्पेक्ट में b का, मतलब इस टॉप का रिस्पेक्ट में बॉटम का, या बॉटम के रिस्पेक्ट में टॉप का, एक ही आएगा, 55 आएगा। तो 55 मीटर, और दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी हो, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, हो जाएगा 9 + 30। ठीक है, 9 + 30, वो va - vb करेंगे, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, इसीलिए जिससे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, va - vb। अब आप किसी एक को, ये नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, क्यों ऐड हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। नीचे वाला डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो मिलेगा आपको +9,
और ऊपर वाले डायरेक्शन को अगर हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा -13। देखिए +9 +13 करके 22 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। एक बस आप इतना याद रखिए कि उल्टे डायरेक्शन में ऐड करेंगे और सीधे एक ही डायरेक्शन में हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो 55/22, तो ये आपको मिलेगा 52, यानी कि 2.5 सेकंड इसका भी आंसर आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। बहुत ज़्यादा देखिए, मैं रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत कॉन्सेप्ट, मतलब आपको डेफिनेशन तक नहीं बताया, बस एक फॉर्मूला छोटा सा है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको एक उम्मीद हो जाएगी कि आप क्वेश्चन बन जाएगा। कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो थोड़ा बहुत आप डेफिनेशन में फिर जाके रिलेटिव वेलोसिटी का देखिए क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ेगा नहीं। ये न्यूमेरिकल बनाना सीखिए, ये 4 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, इसी में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका एक और भी तरीका होता है, वो देखिए। जैसे अभी मैं 2 वेलोसिटी लिया, तो दोनों क्या था, दोनों में सिर्फ वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं था। लेकिन पुलिस और चोर का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें जो अभी केस बनाया वो भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि पुलिस और चोर में एक का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, दूसरा का सिर्फ वेलोसिटी दिया है, या हो सकता है दोनों की वेलोसिटी दी हो, एक का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, या दोनों की वेलोसिटी दोनों की एक्सेलरेशन दी हो। तो कोई भी केस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करेंगे, बस एक कैसे सॉल्व होता है वो देख लीजिए। तो पुलिस और थिप का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर लें कैसे होगा। तो सपोज कीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, जहाँ यहाँ पे एक आदमी है जो इधर मूव कर रहा है, ये पुलिस है। यहाँ पर एक आदमी है जो थिप है, जो आगे की तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में। इसमें दोनों के बीच में डिस्टेंस है 20 मीटर। इसकी स्पीड दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन इसकी एक्सेलरेशन दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी एक्सेलरेशन नहीं दी हुई है, मतलब आप 0 लिख लीजिए। ये इसको ए बोलिए, इसको ऑब्जेक्ट बी बोलिए, POT बोल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है बार बार एक ही चीज़ को बोलना, हम लोग अलग अलग ढंग से बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी से हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पता है कहीं ना कहीं आगे जाके पुलिस चोर को पकड़ लेगा। आप तो ये एज्यूम करके ही बनाना पड़ेगा, ये मान के ही बनाना पड़ेगा कि पुलिस कहीं ना कहीं जाके चोर को पकड़ लेगा। नहीं पकड़ेगा तो अभी जब इक्वेशन बनाएंगे हम लोग उसमें टाइम नहीं आएगा। तो ये पूछा जा रहा है कि कितने देर के बाद ये पुलिस चोर को कितने टाइम में जाके कैच कर लेगा, ठीक है। तो आप रिलेटिव डिस्टेंस आपको पता ही है, हम लोग यहाँ और ये देख लिए रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो रही, VA माइनस VB। तो A कितना है, 4 है, और B कितना है, देखिए A का वेलोसिटी 4 है और B का वेलोसिटी कितना है, दोनों का प्लस में है, दोनों इस तरफ जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो माइनस करना रहेगा। तो यहाँ पर आप 8 लिखिए तो कितना मिलेगा, -4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ A मतलब पुलिस विद रिस्पेक्ट टू B मतलब थिप, इसके रिस्पेक्ट में कितना आएगा, -4 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब देखिए इस दोनों के बीच में हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, AB, तो A माइनस AB, तो A कितना है, 2 है, इसी डायरेक्शन में तो +2 है, और B का हम लोग को पता नहीं, 0 होगा, -0, तो +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और रिलेटिव डिस्टेंस तो इतना हम लोग को पता ही है कि 20 मीटर है। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग को टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो मोशन के हिसाब से हम लोग ये वाला इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, S = UT + ½ AT², ठीक है। देखिए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को जो काइनेमेटिक का इक्वेशन था उससे हम लोग मर्ज कर दिए। तो यहाँ पर देखिए इसको आप AB बोल दीजिए, इसको भी AB, इसको भी AB।
तो आपका वही काइनेमेटिक का इक्वेशन पूरा रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन में बदल गया। अब एस ए बी मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 20 है। और यू ए मतलब इसका वेलोसिटी दिया हुआ है दोनों का, वी ए का मतलब वही इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है, तो -4, टाइम पता नहीं है हम लोग को, और हाफ ए का वैल्यू है 2, ए हम लोग को टाइम तो निकालना है, t²। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 कैंसिल आउट हो जाता है, t² -4t -20 = 0। अब यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन सॉल्व होता है, सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो t का वैल्यू कोई अगर फैक्टर बनता है तो फैक्टर बनाइए, जो आसानी से बन जाता है। फैक्टर अगर नहीं बन रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, -b + -b² -4ac/2a, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। -b का मतलब ये b है, तो -4 प्लस -4 का स्क्वायर -4ac/2 × 1, तो आ जाएगा 4 + -16 + 80/2, तो 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा क्योंकि ये नंबर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो कोई इशू नहीं, आपको नंबर कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ 12 रख दें तो इसका आसानी से फैक्टर आ जाएगा। मैं ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे भी तो आपको सॉल्व करना होगा, या आप इसको ऐसा कीजिए, इसको 12 कर दीजिए। 12 करने के बाद इसी का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। टी आपको उसमें मिला कॉम्प्लिकेट, तो यहाँ जस्ट मैं एग्जांपल देकर बना रहा हूँ, सब कुछ सेम है। तो हम अगर 12 रखते हैं तो क्या आएगा, 12 रखते हैं तो फिर उसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं। एस ए बी 20 है, यू का क्या है 4 - 12 -8 है इंटू टी प्लस हाफ 2 × t²। तो यहाँ पे हम लोग ये 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, t² -8t + 20 = 0। यहाँ से देखिए आसानी से फैक्टर हो रहा है। नहीं, यहाँ भी हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो इस तरह जो भी आप इक्वेशन लीजिए, जो भी कुछ भी लीजिए, इसको कुछ चेंज कर सकते हैं। इसको जब हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो t² -10 t + 2 = 0। तो t का वैल्यू आ गया 10 सेकेंड एंड t का वैल्यू आ गया -2 सेकेंड। तो माइनस तो हम लोग इग्नोर करते हैं, माइनस टाइम लेते नहीं है, तो इसका मतलब है 10 सेकेंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आए, तो जो पहला टाइप हम लोग कर रहे हैं उसी में दोनों हो जाएगा। अगर एक्सलेशन दोनों में दिया हुआ है तो भी कोई इशू नहीं है, अगर एक्सलेशन नहीं है तब तो और इजी हो जाता है, S = VT। अगर एक्सलेशन आ रहा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें आप, दोनों का एक्सलेशन दिया रहेगा तब भी कोई इशू नहीं है। हम एक्सलेशन का रिलेटिव निकालना है कि किसी एक का वेलोसिटी, किसी एक का एक्सलेशन दिया हुआ तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी हम लोग इसी में पुट कर देंगे। यानी इस टाइप का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये फर्स्ट टाइप का आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग सेकेंड टाइप का अब आगे पढ़ते हैं। ये देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है वो मोशन इन अ मूविंग फ्रेम है। इस ये कॉन्सेप्ट को ठीक से समझिएगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग या तो माइनस, अक्सर आपको देखा गया कि सेम डायरेक्शन में तो माइनस किया जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर एक कोई बॉडी है जिसका जो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इसके ऊपर कोई और बॉडी रखी गई है ए और बी, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर VAB हो जाएगा VA + VB, 5 + 10 मतलब 15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि एक ही डायरेक्शन में जब दो बॉडी होता है तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों को हम लोग माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि दो डिफरेंट बॉडीज़ होता है,
यहाँ पे एक बॉडी के ऊपर ही दूसरा बॉडी है, एक बॉडी मूव कर रहा है, उसके ऊपर ही दूसरा बॉडी मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में ये ऐड हो जाता है ऑलवेज। तो हमेशा इसको याद रखिए दिमाग में, ये तो चलता रहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी होगा तो हम लोग माइनस करेंगे, लेकिन इसको दिमाग में रखिए, रिलेटिव वेलोसिटी होता है तो हमेशा माइनस नहीं करेंगे, जब डिफरेंट बॉडीज़ होगा तब माइनस करेंगे। देखिए एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी मूव कर रहा है, दोनों बॉडी मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑलवेज ऐड करेंगे। इसको ध्यान में रखिए। इसका भी मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। इस प्रॉब्लम में देखिए, ये एक पुलिस वैन है, पुलिस वैन ये मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। यहाँ पे एक चोर की कार है जो आगे की तरफ स्पीडिंग अवे एट 192 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें बैठा कोई पुलिस होगा या कोई भी होगा, यहाँ से एक बुलेट फायर कर रहा है, बुलेट फायर कर रहा है, उसकी स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। आप इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, 540 किलोमीटर पर आवर। आप करके देख लीजिए, किलोमीटर में चेंज करना आप लोग आता होगा, तो इतना है स्पीड। अब क्या हो रहा है कि ये क्वेश्चन में पूछा है कि कितने टाइम के बाद, कितनी स्पीड में ये इसको हिट करेगा। सपोज कीजिए जो बुलेट है इस कार को जाके लगेगा, कार को जाके लगा तो कितनी स्पीड से लगा, ये अब हम लोग अपने को बताना है। तो बहुत इजी है। देखिए अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एक बॉडी के ऊपर एक बॉडी मूव कर रहा है, उसके ऊपर दूसरा बॉडी रखा हुआ है, फिर वहाँ वो भी मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ये पूरा ऑब्जेक्ट को ए मान ले, इस पूरे को बी मान ले, तो इसकी पूरी ऐड हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी, 540 प्लस 30, इसका मतलब 570 किलोमीटर पर आवर। और कार की स्पीड कितनी है, 192 किलोमीटर पर आवर है। तो अब ये ए बी को कब हिट करेगा, मतलब बुलेट कब हिट करेगा, बुलेट का स्पीड में इसके स्पीड, पुलिस वैन का जो गाड़ी का स्पीड है वो ऐड हो जाएगा। अब इसको जाके कितने वेलोसिटी पे हिट करेगी वो निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, तो होगा 570 माइनस 192। मेरे ख्याल से इसको घटा के देखिए 10 8 9 3 398 किलोमीटर पर आवर से इसको जाके हिट करेगी, 398 किलोमीटर पर आवर जाके इसको हिट करेगी। यहाँ पर 7 होगा, 378 किलोमीटर पर आवर जाके हिट करेगी। ओके, अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या बोला, रेन और मैन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये तो हम लोग अपने रियल लाइफ में फील किए होंगे। जब हम लोग बारिश में रेस्ट में खड़े रहते होंगे, आपने फील किया होगा कि अम्ब्रेला को हम लोग बारिश से बचने के लिए सीधा मतलब 90 डिग्री पे होल्ड करते हैं, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे होल्ड करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा अम्ब्रेला को थोड़ा एंगल से, वर्टिकल से थोड़ा सा एंगल हम लोग नीचे की तरफ झुकाते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि कितना एंगल, छाता को कितना एंगल पर रखा जाए जिससे आप बारिश से बच सकें। तो ये जो एक बेसिक केस से पहले मैं उसको बता देता हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। फिर मैं जो क्वेश्चन जैसे आते हैं नीट्स में या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे तो हम लोग बना सकते हैं। और सीधा सीधा आपका किस्मत अच्छा रहा, लक्की रहे, तो आपको सीधा सीधा प्रॉब्लम आएगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, वहाँ सीख लीजिए। जैसे रेन का स्पीड क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, रेन का जब बोला जाता है तो ऐसे बनाए जाते हैं, तो ये तो फाउंटेन हो गया। रेन तो हमेशा ऊपर से नीचे आएगा ना, तो आप ऐसे नहीं बना सकते, हमेशा डायग्राम ऐसे बनाइए, ठीक है। और कोई आदमी हॉरिजॉन्टल रास्ते में ये ऐसे मूव कर रहा है, वी एम स्पीड ऑफ मैन, ये स्पीड ऑफ रेन है।
तो आपको जो बारिश जो छाता आपको झुकाना है इस तरह से, वो किसके रिस्पेक्ट में झुकाना है, तो वो झुकाना है v वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब आपको अल्टीमेटली फाइंड करना है वी आर माइनस वी एम, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को इससे बचना है, वी आर एम रिलेटेड टू मैन। अगर हम खड़े हैं तो सीधा ऐसे होल्ड करेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब हम चलेंगे तो हम लोग का ये रेन का स्पीड मैन का स्पीड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा टिल्टेड होगा, थोड़ा चेंजेस आएगा। तो उसको हम लोग को उसी के अगेंस्ट में हम लोग को एंगल को रखना है, छाता के एंगल को उसी के अगेंस्ट में रखना है। तो कैसे होगा, अब देखिए इसका मतलब क्या है, वी आर और प्लस माइनस वी एम कर सकते हैं, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में आप निकालना चाहते हैं उसको रेस्ट में करते हैं, तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर वी एम हम ऐसे लेंगे, आप यहाँ भी देख सकते हैं दोनों को ये रेस्ट, इसका जस्ट जितना वैल्यू था, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो 20 किलोमीटर पर आवर बैक लगा दिया तो ये रेस्ट में आ गया। ऑब्जर्वर रिलेटिव वेलोसिटी में जो ऑब्जर्वर होता है या जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं इसको ऑब्जर्वर ही बोलते हैं, स्पीकर ही बोल सकते हैं, कि ये बोल रहा है इसके रिस्पेक्ट में हम रेन का स्पीड देख रहे हैं, तो इसको हमेशा रेस्ट में रखा जाता है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट केस होता तो और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता आपको, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम लोग का बिना बहुत सारा सीखे ये सब क्वेश्चन बनाने से मतलब है, बन जाएगा। तो वी आर एम क्या होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा, वी आर एम नीचे की तरफ आएगा, ऐसे देखिए वी आर एम मतलब बारिश यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, इसी एंगल थीटा को हमको फाइंड करना है। तो आप इस ट्रायंगल को अगर पूरा करते हैं ए बी सी, तो आप यहाँ पे एंगल को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वी आर है परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वी एम। तो यहाँ पर tan थीटा का इस्तेमाल कीजिए, tan थीटा का इस्तेमाल कीजिएगा तो v परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वी एम बाई वी आर लिख सकते हैं। अब इसको याद करने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ और याद कर लीजिए। ये सिंपल केस जब भी आएगा इस तरह का तो तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, याद मैं करवा दूंगा, कैसे याद होगा देखिए। आपको वी आर एम इस डायरेक्शन में छाता को रखना है, अपने अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में खोलना है। तो देखिए tan में अगर आप इसको ऐसे बना दीजिएगा, ये छाता की तरह दिख रहा है, तो ऐसे बोलिए छाता को इस एंगल पर रख, नहीं तो मर, एम आर मर। तो मर में एम मैन स्पीड है, आर रिवर स्पीड है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उतना सब आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो एमसीक्यू करना है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या बोलिएगा, छाता को इस एंगल पर रख, नहीं तो मर। तो ऐसा आप अगर याद कर लेते हैं इसको, तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। फिर हम लोग अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे इसके आगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस आएगा तो कैसे बनाएंगे आप। तो ये अभी जो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया उसके ऊपर एक छोटा सा ये क्वेश्चन है कि एक आदमी 3 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर रहा है, चल रहा है, और रेन वर्टिकली ऐसे 3 किलोमीटर पर आवर से नीचे आ रहा है। तो बोला किस एंगल पर एम्ब्रेला को होल्ड किया जाए। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग जो अभी शॉर्ट ट्रिक बताया उससे ही कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू मैन्स स्पीड बाय रिवर स्पीड। अगर हमको याद है ये वाला, अम्ब्रेला को, छाता को इस एंगल पर रख, नहीं तो मर, बस इतना याद करना, इससे हमारा काम हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो 3/3 आ जाएगा दोनों का, तो 1 आएगा, तो थीटा 45 डिग्री पर होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग और भी इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में सीखेंगे।
वेक्टर फॉर्म में सीखने से थोड़ा आसानी होगा। जैसे आप कोई रेन भी कुछ एंगल पर आपके ऊपर गिर रहा है और आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब आपका भी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ बन रहा है, तो ये सब कॉम्प्लिकेट केस होगा, जिससे ये फॉर्मूला से आप बना नहीं सकते हैं। आपको उसके लिए वेक्टर फॉर्म सीखना बहुत आसान हो जाएगा। और एक दो बातें बोल देता हूँ, जैसे VR लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसका रेन का स्पीड विथ ग्राउंड है, ये G छिपा हुआ है। तो इतना हम लोग VR सिंपल लिखते हैं ताकि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना पढ़े, क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे VM है तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, तो उसको सिंपली VM समझिए, वही समझ के आप क्वेश्चन बना लीजिए, इतना काफ़ी है। तो हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सपोज कीजिए रेन आपका ऐसे गिर रहा है 30 km/h से नीचे की तरफ गिर रहा है, जिसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, -30J, ठीक है, -30J लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर रेस्ट में खड़े हैं, कोई पर्सन है यहाँ पर रेस्ट पे खड़ा है, तो इसके ऊपर ये छाता को कैसे खोलें, कितना एंगल पर छाता को ओपन करें। तो इसके लिए आप देखिए x y ये एक्सिस है, रेन का डायरेक्शन क्या है 30J इस तरफ है, तो आप लोग को आपको छाता ऐसे खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्टिकल के साथ देखिए, वर्टिकल के साथ एंगल जो बन रहा है वो हमारा कितना बन रहा है, वर्टिकल हम लोग एंगल ऐसे छाता खोलेंगे मतलब 90 डिग्री पे खोलेंगे, ठीक है। तो इस केस में 90 डिग्री होगा। ऐसे हम लोग बहुत सारे केसेस लेंगे। फिर ये वेक्टर का फॉर्म याद रखिएगा, अगर कोई वेक्टर इस तरह लिखा हुआ है xi + yj, तो इसका अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है तो x² + y² निकालना पड़ेगा। और अगर एंगल निकालना है तो हम लोग ग्राफ से भी निकाल सकते हैं या सिंपली वेक्टर से कर सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिख पा रहे तो y/x लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम लोग क्या करना है यहाँ पे VRM निकालना, वेक्टर फॉर्म जब निकालें तो VRM में क्या होगा, v² r + v² m, इस फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए ये छोटा सा एग्जाम्पल था, उसके बाद वाले एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। ये सपोज कीजिए बारिश ऐसे आ रही है और इसकी स्पीड है 30 km/h और ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ठीक है। फिर आप ऐसे चल रहे, हॉरिजॉन्टल मोशन आपका है, ये रेन की स्पीड है, ये आपका ऐसे मोशन है। तो VRM ऑलवेज लिखते कैसे हैं, VR - VM लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो याद रखिए अगर 37 डिग्री दिया हुआ है तो इस ऐसे ट्रायंगल याद कर लीजिए आप, 37 डिग्री है तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, परपेंडिकुलर 3 होगा, बेस 4 होगा, हाइपोटेन्यूज 5 होगा। उसी तरह एक एंगल और आप बना लीजिए 53 डिग्री, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा। तो ये दो कॉमन एंगल के अलावा ये दो एंगल भी पूछा जाता है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना है, जिसके कंपोनेंट तोड़िए। जैसे ये वाला अगर स्पीड दिया हुआ आपका सपोज के लिए 40 km/h दिया हुआ है, तो ये 40I हो जाएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में राइट की तरफ है, ये 40I हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको ब्रेक कीजिए दो डायरेक्शन में, VR sin 37 आपको आता होगा स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, ये वाला है VR cos ऑफ 37। तो दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। VR sin 37 कितना होगा, VR दिया हुआ 30 और sin 37 का मतलब है 3/5, तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 आ जाएगा। उसी तरह आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वाला वैल्यू कितना होगा 30 × cos का मतलब बेस है
4/5 तो 624 किलोमीटर आ जाएगा। तो आप दोनों को पहले वी आर को वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। वी आर को पहले लिखिए, क्या लिखिएगा 18i माइनस नीचे की तरफ है, ऊपर प्लस जे होता है, नीचे माइनस जे होता है, माइनस 24j, और वी एम लिखिएगा प्लस 40i, एक्स डायरेक्शन में है। तो हम लोग को क्या सॉल्व करना है, वी आर एम सॉल्व करना है। वी आर एम कितना हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में लिखना सबसे आसान तरीका है और इससे बहुत टफ प्रॉब्लम भी आसानी से बन सकते हैं। तो वी आर का मतलब 18i माइनस 24j माइनस 40i, ये देखिए 18 14 तो कितना 40 कितना होगा माइनस 22i माइनस 24j। तो वी आर एम आपको मिल गया माइनस 24j। ठीक है, उम्मीद है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग को एग्ज़ाम में निकालना क्या रहता है, वी आर एम निकालना रहता है। तो वी आर एम का मैग्नीट्यूड किस स्पीड से आया, तो 20 का माइनस 20 का प्लस माइनस 24 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर एंगल आपको निकालना है, दो ही चीज़ निकालना है, एंगल और ये। तो एंगल मेनली तो एंगल पूछा जाता है, तो एंगल के लिए क्या कीजिएगा, y 24/22 माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/11, ये आपका एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप एक्स वाई एक्सिस पर भी चेक कर सकते हैं, ये उतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये एंगल पूछेगा या मैग्नीट्यूड पूछेगा, ये वेक्टर फॉर्म में लाइए, एंगल मैग्नीट्यूड दोनों सॉल्व कर लीजिए। आपको एक और न्यूमेरिकल दिखाता हूँ ताकि वेक्टर फॉर्म आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सपोज के लिए ये आपका रेन आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर पे, और ये एंगल बना रहा है यहाँ से 53 डिग्री। ठीक है, 53 डिग्री बन रहा है। और दूसरा आप भी जा रहे हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं 37 डिग्री पे, ये आपकी स्पीड समझ कीजिए इतना है, 30 किलोमीटर पर आवर है। अब क्या करेंगे, दोनों को वेक्टर फॉर्म में लाएंगे, सबसे आसान तरीका वेक्टर फॉर्म में लाइए। वेक्टर फॉर्म में लाने के बाद आप आसानी से वी आर एम निकालें, वही तो हमको चाहिए। तो यहाँ पर जब मैं बता दूंगा उसके बाद अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मेरे ख्याल से वेक्टर फॉर्म में जब आप बनाइएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। तो इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं 40 sin 53 में, और इसको लिख सकते हैं 40 cos 53। फिर इसको लिख सकते हैं 30 cos 37, और ऊपर वाले कंपोनेंट को लिखेंगे 30 sin 37। अब सबका वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए और फिर वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। 40 होगा sin 53 कितना होगा 3/5 8, तो 24 हो जाएगा। ये वाला कितना होगा 40 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 8 32, ये 24 मिला, ये 32 मिला। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए 30 cos 37, cos 37 में आ जाइए, नहीं यहाँ पर शायद कुछ रॉन्ग हो रहा है, ये 53 है ना, तो 53 का मतलब ये वाला इस ट्राइंगल में आएंगे हम लोग। तो यहाँ पे साइन के लिए हो जाएगा 4/5, 4/5 मतलब ये 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन के लिए कॉस के लिए 3/5, ये हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पे चेंज कर लीजिए 32, यहाँ पे आएगा 24। उसके बाद आ जाइए आप इसमें cos 37 में, मतलब इस ट्राइंगल में आ जाइए। cos 37 कितना है, बेस 4/5 है, तो 5 6 24 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 30 sin 37 कितना आ रहा है 3/5 6 मतलब 18 है। तो वी आर को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। वी आर का एक कंपोनेंट एक्स पॉजिटिव एक्स की तरफ है, दूसरा नेगेटिव वाई की तरफ है, तो 32i होगा और माइनस 24j होगा। और वी एम को सॉल्व कीजिए, वो वी एम को लिखिए वेक्टर फॉर्म में। एक है 24i राइट की तरफ, एक ऊपर की तरफ है, प्लस 18j। और हम लोग को निकालना क्या है, वी आर एम निकालना है। वी आर एम का मतलब वी आर माइनस वी एम। तो वी आर कितना है 32i माइनस 24j माइनस 24i प्लस 18j। तो i को i के साथ ऐड कीजिए,
8i और 24 माइनस में है, 18j प्लस में है, तो कितना आएगा माइनस 8i हो गया, ये हो जाएगा माइनस 8j। ठीक है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग का कितने मैग्नीट्यूड से आ रहा है वो निकालना रहता है। तो ये आपका सॉल्व कर लिया जाएगा 64 64, तो कितना आ जाएगा 64 64 132, मतलब आपका सॉल्व कर लीजिए क्या हो रहा है। फिर tan थीटा निकाल लीजिए, 8/8 माइनस 8/8 माइनस 1 यानी थीटा 135 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग रेन और मैन का वेक्टर फॉर्म में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग का ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 चल रहा था, तो ये 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। हम लोग 4th बोट और रिवर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आता है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, इसमें हम लोग स्विमर रिवर या बोट रिवर, एरोप्लेन विंड, ये सब सारे इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ये जब सब बनाइएगा उसके बाद एससी वर्मा में 2 क्वेश्चन है, उसको आप ज़रूर बनाइएगा। फिर एरोप्लेन विंड का भी क्वेश्चन है, उसको भी बनाइएगा। यहाँ पे देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली यही 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या है, टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, और फिर अगर यहाँ से चला तो अपोजिट बैंक में कहाँ पहुँचा, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट बोलते हैं, पानी के बहाव में कितना दूर चला गया, फिर एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको क्या याद रखना है, आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। ठीक है, जो टाइम होता है ए से बी तक जाने में, या टाइम लगता है बी से सी जाने में, या टाइम लगता है ए से सी जाने में, वो तीनों इक्वल होता है। ये तीनों टाइम इक्वल होते हैं। इसको, इस रिजल्ट को याद रखिए, इसको याद रखिए, तो इसको बनाने में बहुत इजी होगा, आराम से हम लोग बना सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। ये बोल रहा है कि रिवर फ्लो हो रहा है राइट की तरफ 6 किलोमीटर/आवर से। फिर देखिए स्विमर ऐसे सीधा जा रहा है 8 किलोमीटर/आवर से। अब ये स्विमर ऐसे जा रहा है और पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है, तो क्या स्विमर ऐसे तैरते तैरते ऐसे जाएगा ना, पानी के बहाव के साथ। ये जाना चाह रहा है ऐसे, लेकिन जाएगा तो ऐसे, तो ये ए सी एक्चुअल डिस्टेंस इसका कवर हो जाएगा। तो हम लोग को निकालने के लिए आता है, या ये समझना होता है कि स्विमर का ग्राउंड की तरफ से, अगर कोई बंदा ग्राउंड पे बैठा है ऑब्जर्वर, तो ये जब देखेगा स्विमर को तो उसकी स्पीड, स्विमर की स्पीड क्या होगी, तो स्विमर की स्पीड है नॉर्मली ये तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा रिवर के हिसाब से भी। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ने बोला है टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये बात तो हम लोग यूज़ करेंगे हमेशा। तो फर्स्ट है रिवर को क्रॉस करना है, तो जब भी क्रॉस करना होगा तो ये विथ मालूम हमको, ये डिस्टेंस पता है, इसमें तो एक्सेलरेशन वगैरह है नहीं, तो ये टाइम पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये स्पीड पता है। तो हम लोग इसी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट ये ले लेंगे और इसी तरफ का वेलोसिटी ले लेंगे, तो टाइम फाइंड हो जाएगा। तो टाइम निकलेगा आपका S/v, तो 32 विथ ऑफ द रिवर बाई इसकी स्पीड 8 है, तो 4 आवर इसकी स्पीड है। ठीक है, स्पीड ये 4 आवर लगेगा इसको वन एंड से दूसरा एंड तक जाने में। फिर दूसरा पॉइंट देखिए क्या पूछ रहा है कि किस अपोजिट बैंक में कहाँ पहुँचेगा। तो अपोजिट बैंक में हमको पता है कि ऐसे जाने की कोशिश कर रहा तो सी पॉइंट पे पहुँचेगा, तो ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना होगा, कहाँ पहुँचेगा, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा 2 नंबर में देखते हैं हम लोग। ये ऐसे जो जा रहा है, टाइम तो हमारा पता चल गया 4 घंटा, 20 से सी जाने में भी 4 घंटे लगेंगे। तो ये स्पीड कितनी दी हुई है 6 किलोमीटर/आवर है, तो हम लोग को BC निकालना है, मतलब ड्रिफ्ट निकालना है, तो B से C मतलब डिस्टेंस निकालना, तो S = VT हो जाएगा। तो वेलोसिटी 6 आवर लेंगे, रिवर की स्पीड लेंगे, इनटू टाइम 4 आवर लेंगे, यानी 24 किलोमीटर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है तीसरा पॉइंट पूछ रहा है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने। तो एक्चुअल डिस्टेंस के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, AC में जाने का भी टाइम पता है, यही 4 आवर ही लगेगा, तो AC का स्पीड निकाल सकते हैं हम लोग। इस ट्रायंगल में देखिए आप,
यहाँ से चला, ये स्पीड दिया हुआ है 8 और ये स्पीड दी हुई है 6, तो इसका रिलेटिव स्पीड ये वाला कितना आएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मतलब 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो आप फिर AC का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सॉरी AC का हाँ डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं आराम से, S इक्वल टू VT। तो S कितना है, V कितना है 10 है, टाइम कितना 4 है, तो 40 किलोमीटर आ जाएगा। तो एक्चुअल डिस्टेंस 3 नंबर, एक्चुअल डिस्टेंस BC कितना आया हम लोग का, AC कितना है, एक्चुअल डिस्टेंस AC आया 40 किलोमीटर। तो तीनों सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करने का तरीका ये भी है और एक तरीका और है कि हम लोग डिस्टेंस से सॉल्व कर लें। ये हम लोग को डिस्टेंस पता है, ये वाला 32 किलोमीटर है, ये है आपका 24 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक तरीका आप यूज़ कर लीजिए जो सही लगे। ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर ये आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो आप दोनों तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो रिवर और बोट का या रिवर और स्विमर का क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन से आप स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हैं तो आराम से ये बन जाएगा और समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं किसी टाइप का नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में, देखिए ये प्रॉब्लम थोड़ा सा उससे अलग है। उसमें जो स्विमर तो सीधा जा रहा था, इसमें कुछ एंगल पे जा रहा है। जब भी एंगल पे जाएगा तो सबसे पहले आप दो काम कीजिए। पहला काम कीजिए कि इसका कंपोनेंट तोड़ लीजिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट तोड़ लीजिए और फिर टाइम निकाल लीजिए क्रॉस द रिवर, पहला वाला क्वेश्चन निकाल लीजिए। तो इससे क्या आपको आइडिया बनेगा कि फर्दर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कंपोनेंट कितना होगा 5 sin 53 और ये हो जाएगा 5 cos 53, यह आ जाएगा। तो 5 cos 53 कितना आएगा, देखिए फिर से ट्राइंगल बना देता हूँ, ये 53 डिग्री है, 4 3 5, ठीक है। तो ये cos आ जाएगा 3/5, ठीक है। ये 15 है, 15 आएगा तो 3/5, तो ये आ जाएगा आपका 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला कंपोनेंट देखिए 15 इंटू साइन 53, देखिए साइन 53 कितना होगा 4/5 होगा, 4/5, तो ये आ जाएगा 12। इसका मतलब है ये कंपोनेंट मिला हम लोग को 12, ये कंपोनेंट मिला 9 किलोमीटर पर आवर और रिवर का भी कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में 9 किलोमीटर पर आवर है। ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये ए है, ये पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट ए है। अब देखिए जब आपने ये बना लिया, कंपोनेंट बना लिया, तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। ये कंपोनेंट मतलब रिवर का जो स्पीड है, रिवर की वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ से एकदम क्लियर आइडिया बन गया कि ये सीधा ये पर्सन स्विमर सीधा पॉइंट सी पे पहुँचेगा, कितनी स्पीड से 12 की स्पीड से पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले बनाने से पहले ये क्लियर हो जाने से बहुत इजी हो गया क्वेश्चन बनाना कि अब अगर हम लोग बनाते हैं टाइम निकालते हैं, तो टाइम के लिए S/V, एस कितना है, विड्थ कितना है 48 है, बाई ये कितना है 12, तो आ जाएगा 4 आवर। तो 4 घंटे में ये रिवर को क्रॉस करेगा। ये किस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो इसका ड्रिफ्ट निकालना, तो ड्रिफ्ट इसका 0 आएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट हम लोग बोलेंगे 0 क्योंकि ये सीधा इसका ठीक ऑपोजिट पॉइंट है, तो ये थोड़ा दाएं या बाएं गया रहता है, ये वाला स्विमर कहीं दाएं या बाएं गया रहता है तो ड्रिफ्ट निकलता है, तो सीधा ऑपोजिट बैंक में पहुंच जा रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए एक्चुअल डिस्टेंस क्या हुआ, एक्चुअल डिस्टेंस AC वही होगा जो विड्थ ऑफ द रिवर है 48 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखे वो उसमें सीधा जा रहा था, दूसरा क्वेश्चन में कुछ एंगल पे जा रहा है। इसी तरह हम लोग ये इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे तो फिर देखिएगा रिवर बोट का सारा क्वेश्चन बनने लगेगा आपसे। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने SC वर्मा से लिया है। अब इस क्वेश्चन को आप ना ध्यान से पढ़िएगा, पहले पढ़ लीजिएगा, फिर मैं समझ में आएगा, जो मैं सॉल्व करूँगा तो समझ में आएगा कैसे सॉल्व हुआ है।
इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका बेस मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में तैयार कर चुका हूँ। ये क्या बोला जा रहा है कि मेन पॉइंट है कि ये जो स्विमर है डायरेक्टली अपोजिट इस पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, डायरेक्टली अपोजिट इस पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। तो इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में मैं दिखाया था कि अगर ये दो कंपोनेंट, ये वाला और रिवर का स्पीड ये है, देखो 2 किलोमीटर पर आवर है, अगर हम लोग किस एंगल पर तैरना है इसको जिससे ये डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाए, तो इनडायरेक्टली हम लोग इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल सीखे उस न्यूमेरिकल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये होगा कि अगर इसका जो दो कंपोनेंट होगा, एक ऊपर की तरफ एक इधर का, ये दोनों अगर कैंसिल आउट हो जाए तो बंदा जितना भी स्पीड से जाए, किसी भी एंगल पे जाए, वो सीधा इस पोजीशन पे डायरेक्टली अपोजिट इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लेट एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा पे जा रहा है। तो इसका कंपोनेंट देखिए क्या क्या हो रहा है, 3 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो रहा है 3 sin थीटा। तो अगर हम लोग को डायरेक्टली हम लोग को अपोजिट पॉइंट पे जाना है, तो इफ he wants to go directly at opposite point, तो इसके लिए क्या होगा, ये दो कंपोनेंट को कैंसिल आउट होना पड़ेगा। यहाँ से हमारा थीटा मिल जाएगा, 3 sin थीटा इक्वल टू 2। अगर ये हो गया तो ये बंदा यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू 2/3, इसीलिए एंगल आ गया साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। इससे पहले न्यूमेरिकल में आपने देखा है, क्रॉस करना है तो रिवर की विड्थ दी हुई है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन के ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड पार्ट अगर बनाएं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट बनाए टाइम निकालें। तो टाइम में क्या करेंगे हम लोग, S/V मतलब 0.5/3 cos थीटा लेंगे, 3 cos थीटा। अब साइन थीटा आपको पता है, तो cos थीटा भी मालूम हो जाएगा। ये कितना दिया है, साइन थीटा का मतलब थीटा यहाँ पे है तो 2/3 है, तो 2/3 ये मिला। ये कितना मिलेगा, 9 - 4 √/, तो √5। तो cos थीटा मिल जाएगा आपको √5/3। तो 0.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ, 1/6 हो जाएगा। और cos थीटा कितना दिया हुआ है, √5/3। तो ये आपको कैंसिल आउट होके मिल जाएगा 1 to √5 आवर। ये भी आंसर हो गया, तो दो आंसर मिल गया इसका। तो हम लोग ने देखा कि अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन को अगर ठीक से बनाए तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये है SC वर्मा का, इसको भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैंने लिया SC वर्मा का, उसको भी देखिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। वो थोड़ा सा ट्रिकी है, फिर भी बना कर देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर देखिए, ये भी क्वेश्चन SC वर्मा का है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत आराम से सोचना पड़ेगा। इसमें भी क्वेश्चन वही पूछा है, क्वेश्चन टफ नहीं है। फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, और दूसरा है किस अपोजिट कहाँ पहुँच रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपका मेन पॉइंट नंबर A पर आपको बताना चाहता हूँ। ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री विद द रिवर फ्लो। ठीक है, रिवर का फ्लो ये है, इससे 120 डिग्री है, तो ये 90 होगा, तो ये बचेगा 30। तो इसके हिसाब से मैंने कंपोनेंट तोड़ दिया। तो कंपोनेंट को यहाँ दिखा देता हूँ। इधर है 1.5 √3 किलोमीटर पर आवर, और इसका ये कंपोनेंट है 1.5 किलोमीटर पर आवर, और रिवर का है 2 किलोमीटर पर आवर। तो इससे पहले प्रॉब्लम में क्या आसानी थी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा था। ठीक है, इसको समझना है, कैंसिल आउट हो जा रहा था, तो आसानी से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट वाला तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। A नंबर क्या बोला, टाइम पूछा है, टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो S/V। S हम लोग को 0.5 पता है, यानी कि 0.5, और ये पता है 1.5 √3। ठीक है,
इसी तरफ की वेलोसिटी, तो ये कट करके मिलेगा हम लोग को 3 मिलेगा, तो 1/3√3r ये मिल गया हम लोग को, टाइम मिल गया। तो अब निकालना हम लोग को, ये एक्चुअली ये क्या पूछ रहे हैं, ड्रिफ्ट पूछ रहे हैं। तो ड्रिफ्ट का मतलब है कि ये तो ऐसे जाना चाह रहा है लेकिन पहुंच कहाँ रहा वो देखना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोग इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा, क्योंकि रिवर की स्पीड क्या है, इस तरफ है। तो इधर की हम लोग को रिजल्टेंट स्पीड देखनी पड़ेगी। पहले हम लोग सिर्फ रिवर का देख के टाइम से मल्टीप्लाई, टाइम तो यही रहेगा कहीं भी जाए, टाइम हर जगह का सेम होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को ये देखेंगे कि ये कहाँ एक्चुअली कहाँ जा रहा है। तो रिवर की स्पीड 2 किलोमीटर/आवर थी, उस पर टाइम से मल्टीप्लाई करने से ड्रिफ्ट आता था। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि इस डायरेक्शन की स्पीड अब रिवर की स्पीड सिर्फ नहीं है, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में जो स्विमर है चल रहा है तो उसके उल्टी डायरेक्शन की स्पीड इतनी है। तो इस डायरेक्शन में राइट की तरफ जो स्पीड फाइनली क्या मिलेगी, तो 0.5 किलोमीटर/आवर मिलेगी। रिवर की स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड राइट की तरफ हम लोग को मिलेगी। बस इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर हमको ड्रिफ्ट निकालना है तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए राइट वाली स्पीड 0.5 है और टाइम तो वही लगेगा 3√3। ये 1/2 होगा तो 16√3 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए। ये सारे क्वेश्चन जो मैं दिखाया इस वीडियो में सारे पॉसिबल क्वेश्चन थे। इसको आप बना के देखिए, फिर नीट और एम्स का क्वेश्चन आप फिर इसके बाद बनाइए। उम्मीद है आपसे बनेगा। कहीं नहीं बनता है तो आप बताइए, डाउट क्लास में भेजिए, मैं बना के आपको दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।